हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैरियर पावर मुनीरका दिल्ली के ऑफलाइन सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम इस सेशन में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। वो सारे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एसएससी लेवल के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस आपको एसएससी, रेलवे और दूसरे अन्य एग्जाम में हेल्प करेंगे जहां पर भी इकोनॉमिक्स पर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पब्लिक डेट, यानी कि सार्वजनिक ऋण। उसने पूछा है मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, जबकि जो पब्लिक डेट है यानी कि सार्वजनिक ऋण, ये घटक है किसका? ये घटक है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी का, यानी कि राजकोषीय नीति का। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फिस्कल पॉलिसी का कंट्रोल या नियंत्रण, राजकोषीय पॉलिसी का नियंत्रण किसके पास है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बारे में हम और ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के घटक देख लेते हैं एक बार सारे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, इसके घटक कौन कौन से? पहला CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन और डायरेक्ट कंट्रोल। ये सारे के सारे घटक हैं किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, और इन ऑप्शन से आपको इन्हें क्या करना है? मैच करना है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है और इस तरफ आपका लिखा है हिंदी में, यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को मैच करना है इससे, और उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो दोस्तों देखते हैं।
प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण, और निजीकरण का मतलब होगा कॉल्ड एज डीनेशनलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि दूसरे का सी ऑप्शन सही होगा और निजीकरण का ऑप्शन सही होगा आपका अराष्ट्रीयकरण और विनिवेश। इसका मतलब है दूसरे का गा, यानी कि सी। तो सी ऑप्शन देखते हैं कहां पर है जिसमें दूसरे का सी हो, ये रहा दूसरे का सी, इसका मतलब हो गया आंसर बी। पहले का बी हो गया और तीसरे का ए हो गया। क्लियर? अगर यहां पर दूसरे का सी किसी और ऑप्शन में भी होता तो फिर हमें दूसरे स्टेटमेंट को भी मैच करा के देखना पड़ता, लेकिन हमने एक ही स्टेटमेंट में हमें पता चल गया कि उसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपका क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इंटीग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपका एलपीजी मॉडल है ये 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारी कंट्री में हुए थे उसके तहत, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक सुधार जो हमारी कंट्री में 1991 में हुए थे दोस्तों, उसके तहत एलपीजी मॉडल लाया गया था। इस समय हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये उन्हीं के टाइम में हुआ था। और इस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और क्रेडिट रेशनिंग, यानी कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और क्रेडिट रेशनिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं उस क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर है क्रेडिट रेशनिंग, क्योंकि क्रेडिट रेशनिंग जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का यानी मौद्रिक नीति का घटक है, इसलिए ये आपका सही है। फिस्कल पॉलिसी, जैसा कि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब है आपका किससे, टैक्सेशन से। जो भी टैक्स में बदलाव किए जाते हैं, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, वो सब आपके आते हैं फिस्कल पॉलिसी में। जो भी पैसा सरकार खर्च कर रहा है वो सब आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, पब्लिक के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है। और पब्लिक डेट यानी जो भी पैसा सरकार उधार के फॉर्म में ले रही है वो सारा पैसा इसमें आता है, यानी कि जो बजट है वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो ये दोनों ही बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिहाज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया द रिफॉर्म पॉलिसीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले सुधार नीतियां भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में सुधार नीतियां लागू की गई थी 1991 में। 1991 में जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, इसके जवाब में, यानी कि भारत में आर्थिक संकट, दोस्तों क्या आया, आर्थिक संकट भारत में आया। इसे हमने करेंसी क्राइसिस का नाम दिया है, करेंसी क्राइसिस, यानी कि मुद्रा का संकट भी हमारी कंट्री में आया था 1991 में, जिसे मुद्रा संकट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1991, एलपीजी मॉडल जो आया था उसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खाली स्थान पर हमें भरना है, बैलेंस इज द सम ऑफ द बैलेंस मर्चेंडाइज ट्रेड सर्विस नेट ट्रांसफर रिसिप्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि माल व्यापार, सेवाओं और शुद्ध हस्तांतरण के संतुलन का योग है। चालू खाता, बचत खाता, पूंजी खाता और संपत्ति खाता। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताएं, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए,
सेविंग्स अकाउंट ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी बचत खाता, ये तो खाता जो हम बैंक में ओपन करते हैं। एसेट अकाउंट भी एज सच कोई अकाउंट नहीं होता है। तो दोस्तों ये दो अकाउंट का हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि भुगतान संतुलन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ए। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, ए, करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। करंट अकाउंट इसका सही आंसर है। इंडिया भारत का बाकी दुनिया के साथ जो व्यापार हो रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं का, सेवाओं का इंपोर्ट। जब इंपोर्ट करेंगे तो पैसा हमारा बाहर जाएगा, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा हमारी कंट्री में आएगा। इसके अलावा जो विदेशी लोग भारत में पैसा कमाएंगे वो पैसा अपनी कंट्री लेके जाएंगे। जैसे सैमसंग कंपनी है वो अपना पैसा साउथ कोरिया में लेके जाएगी, उसी तरीके से भारतीय कंट्री पैसा इंडिया में लेके आएंगी। भारत से जो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के चारों कोनों में रह रहे हैं वो भी पैसा भारत में भेजेंगे। इन दोनों के डिफरेंस को हम निकालते हैं, यानी कि कितना पैसा हमारी कंट्री में आया और कितना हमारी कंट्री से बाहर गया, उसके डिफरेंस को हम मेजर करते हैं करंट अकाउंट में, यानी चालू खाता में। तो उसी को हम निकालेंगे और आंसर होगा आपका करंट अकाउंट। लिखा है ना, बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो भी हम वस्तुओं का ट्रेड कर रहे हो, सेवाओं का ट्रेड कर रहे हो, जो भी पैसा का आदान प्रदान हो रहा है। तो कितना पैसा हमारी कंट्री में आया, इनफ्लो, और कितना पैसा हमारी कंट्री से बाहर गया, उसके लिए हम करंट अकाउंट मेजर करते हैं। अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो हमारी कंट्री में हो जाएगा सरप्लस, अगर आउटफ्लो ज़्यादा है तो हमारी कंट्री में हो जाएगा घाटा, यानी कि डेफिसिट। चालू खाता घाटा और चालू खाता सरप्लस। तो आंसर होगा इसका ए, करंट अकाउंट। If the inflation in an economy is rising steadily, the central bank might, यानी कि मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है दोस्तों, केंद्रीय बैंक क्या रेपो रेट को कम कर सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या रिवर्स रेपो रेट को कम कर सकता है, बिल्कुल नहीं। आंसर होगा सी, यानी रेपो रेट को बढ़ाएंगे। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। यानी रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई। तो जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है, अगर आरबीआई उस रेट को बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसे की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लोग लोन की डिमांड भी कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो रेपो रेट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। आई बात समझ में? चले आगे चलते हैं। और इन्फ्लेशन कम होगा तो रेपो रेट भी कम कर दिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया और ये मर्ज कब से इफेक्टिव हुआ। विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया, उनका विलय किया, कब से प्रभावी हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2019।
तो भारत में आफ्टर 2024 2014 के बाद से 3 बार मर्जर हुआ है। 1 अप्रैल 2017 में मर्जर हुआ था, 1 अप्रैल 2019 में मर्जर हुआ और 1 अप्रैल 2020 में बैंकों का मर्जर हुआ। 1 अप्रैल 2017 में 6 बैंक्स मर्ज हुए थे, SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 2 बैंक्स इसमें मर्ज हुए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और 2020 में 10 बैंक्स आपस में मर्ज किए गए और उन्हें 4 बैंकों में कन्वर्ट किया गया। इस तरीके से अब तक इस सरकार के टाइम में हमारी कंट्री में बैंकों में मर्जर दोस्तों किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। fill in the blanks है। A dash occurs when government total expenditure exceed revenue that is generate excluding money from borrowing। तो ये कह रहा है कि सरकार का कुल व्यय उधार से प्राप्त धन को छोड़कर उसके द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा इसका आंसर होगा। यानी कि सरकार के जो कुल खर्चे हैं एक्सपेंडिचर से कुल जो प्राप्तियां हैं, जो पैसा सरकार के पास आ रहा है, इसे अगर हम माइनस करें और इसमें से हम किसको माइनस कर दें, किसको छोड़ दें? बोरिंग्स को, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बोरिंग्स को छोड़ने के बाद हमारी कंट्री में जो घाटा होगा उस घाटे को हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा, फिस्कल घाटा। जितने हमारे खर्चे हैं, खर्चों में से जितना हमें धन प्राप्त हो रहा है उसमें बोरिंग्स को छोड़ के अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? राजकोषीय घाटा मिलेगा। बोरिंग्स को यहाँ हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जो पैसा हम उधार लेते हैं वो पैसा हमें बाद में वापस करना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए हम बोरिंग्स को छोड़कर अगर खर्चे निकालेंगे जो घाटा आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? राजकोषीय घाटा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भारत में कब आया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर दोस्तों इसका है 1949। क्या है इसका आंसर? 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था। RBI एक्ट 1934 में दोस्तों आया था, ये आपको याद रखना है। RBI किस एक्ट से बना था? 1934 के एक्ट से। तो जब 1934 का एक्ट आया उसके बाद 1949 में RBI बैंक का यानी RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया दोस्तों? राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया। उस नेशनलाइजेशन के बाद RBI और सरकार ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम बैंक को रेगुलेट करने का भी एक्ट लेके आएंगे और उस एक्ट का नाम रखा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट यानी कि MSME एक्ट भारत में कब आया था? तो दोस्तों MSME एक्ट भारत में आया था 2006 में। दोस्तों कब आया था दोस्तों? 2006 में MSME एक्ट आया था। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लिख के बताओ कि MSME की लिमिट्स क्या होती हैं दोस्तों। MSME की लिमिट, माइक्रो, किस कंपनी को हम माइक्रो कहेंगे, स्मॉल कहेंगे और मीडियम कहेंगे। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको ये सेशन दोस्तों पसंद आ रहा हो और अगर ये सेशन आपको पसंद लग रहा हो तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें।
सो दैट ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचे और उससे मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला के आपको पढ़ाने में। तो आंसर होगा इसका 2006। एंड इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग प्राइवेट एंड स्टेट इंटरप्राइज इज कॉल्ड, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें प्राइवेट और स्टेट दोनों को क्या किया जाता है, साथ में मर्ज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, उस इकोनॉमिक सिस्टम को क्या बोलते हैं दोस्तों? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दोनों मिक्स किए जाएं उसे हम मिक्स इकोनॉमी बोलेंगे, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे, यानी जिसमें निजी और राज उद्यम दोनों को मिलाने की आर्थिक प्रणाली हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये जिसे हम निजी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, प्राइवेट, इसका मतलब होता है दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें पूरा बोलबाला किसका होता है, कंपनीज का होता है, सारे संसाधन और उत्पादन पर कंट्रोल किसका होता है, कंपनीज का होता है। और बाजार अर्थव्यवस्था को भी हम यही बोलते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यहां पर तीनों हो गए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है ए और सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी। और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए तो अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीजेस विद इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम। देखिए दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स का मतलब दोस्तों क्या होता है? नॉर्मल गुड्स का मतलब होगा कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर मेरी यानी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो सीधी बात है, समझो इंफीरियर का मतलब होता है स्टेपल फूड, जैसे हम रोटी खाते हैं, ये क्या होता है? बहुत ही स्टेपल है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी तो क्या होगा? हम अच्छी चीजों की तरफ भागेंगे। जब हमारी इनकम है तो हम जिनको अफोर्ड कर सकते हैं, जो चीजें हम ले सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वही खरीदेंगे। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, तो स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो हम अच्छी चीजों की तरफ जाएंगे, यानी नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएंगे। तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किस केस में? इंफीरियर गुड्स के केस में। आ रही बात समझ में? ये मतलब है इसका, ठीक। इससे हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। आप ये दोनों चीजें ध्यान रखो। नॉर्मल गुड्स का मतलब हो गया ऐसे गुड्स जिनकी इनकम बढ़ने के साथ, अगर मेरी इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाए, क्योंकि ज्यादा पैसा आएगा तो हम ज्यादा खर्च करेंगे। यहां पर कह रहा है कि ऐसे गुड्स कि आपकी इनकम बढ़ी तो क्या होगा? उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो इंफीरियर है, उनकी क्वालिटी क्या है? कम है। तो जैसे ही आपके पास पैसा बढ़ेगा तो हम अच्छी क्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या कह रहा है? इंक्रीज कह रहा है। इंफीरियर गुड्स इंक्रीजेस, तो इसका मतलब है आंसर होगा डिक्रीज। जब कंज्यूमर इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी सस्ते प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गिल्ट एज मार्केट मींस क्या होता है? मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। याद रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और इनका मतलब क्या होता है? इनको कौन जारी करता है? इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इन्हें जारी करता है। और टू बोरो यानी कि पैसा उधार लेने के लिए,
जब सरकार को पैसा उधार लेना होगा तो वो आरबीआई से बोल के मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी प्रतिभूतियां, यहां पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड्स को जारी करेगा और मार्केट से पैसा उधार लेगा। आंसर होगा ए। बुलियन मार्केट भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बुलियन मार्केट का मतलब होता है गोल्ड और सिल्वर। ये भी आपको याद रखना है कि कभी आपके एग्जाम में आ जाए बुलियन का रिलेशन किसके साथ है, तो वो है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। बुलियन का मतलब होता है सराफा बाजार, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो। ये सारे क्वेश्चन जो आज के सेशन में हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। पिछले 2 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन है, उसका ये पहला पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट दोस्तों क्या होता है, आइए देखते हैं जरा। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे दोस्तों हम बोलते हैं क्या, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल रिसीट और इंटरेस्ट पेमेंट छोड़ दो, ये बकवास है। इट इज डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट। सी ऑप्शन इसका सही होगा, यह राजकोषीय और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। यानी प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे लिखेंगे, फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो जो निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ये बजट का एक हिस्सा है जिसमें हम घाटे निकालते हैं। घाटे का मतलब क्या है, जितना हमारा खर्च है उससे हमेशा हमारी इनकम कम होती है और उस इनकम को बैलेंस करने के लिए हमें मार्केट में पैसा उधार लेना पड़ता है, उसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और यहाँ बोला गया है क्या, प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका सी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमने पहले लगाया उसी का दूसरे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है कि भाई फिस्कल डेफिसिट बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट बताओ। रेवेन्यू डेफिसिट देखो अभी हमने पढ़ा, क्या लिखा है, यह राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच का अंतर है। यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। देखो कहीं ऐसा लिखा है रेवेन्यू से रिलेटेड, ये रहा देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स। तो इसका मतलब हो गया सी का हो गया दूसरा। इसमें तो 3 ऑप्शन है। चलो तो प्राइमरी डेफिसिट ढूंढ लेते हैं। अभी हाल हमने ये पढ़ा है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या कहीं पर हमें मिल रहा है, फिस्कल डेफिसिट ढूंढते हैं। फिस्कल डेफिसिट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स लेस बोरिंग्स। बोरिंग्स को हटाने के बाद जो प्राप्तियों और एक्सपेंडिचर यानी व्यय का जो डिफरेंस है उसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। यानी तीसरे का ए। चलो ए का तीसरा ये है, ए का तीसरा ये है, यानी कि आंसर हमें मिल गया ठीक। बी का पहला बजट डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स का डिफरेंस आपका क्या होता है, बजट डेफिसिट। बिल्कुल सही है, सब कुछ हमें मिल गया। और डी का देखो अभी हमने क्या लिखा था, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स लेस बोरिंग। इसका मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट से अगर हम माइनस कर दें इंटरेस्ट पेमेंट्स तो आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों, प्राइमरी डेफिसिट। इसका आंसर हो गया दोस्तों ए। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर ये सेशन पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करो, लाइक करो। और जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पूछे हैं उनके कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करो। किसी और सेशन में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।